सॉरी, गुड आफ्टरनून। सीजीएल के बैच में आप सबका स्वागत है। और कितने लोग जुड़ चुके हैं, एक बार कमेंट करके बताएंगे फटाफट। हमारा जो ये बैच है एसएससी सीजीएल का, सबको पता है कि एसएससी में जिस लेवल की पोस्ट है इसमें आप सीजीएल कवर कर सकते हैं, सीपीओ कवर कर सकते हैं, सीएचएसएल कवर कर सकते हैं, एमटीएस और एसएससी जीडी, इस सारे के सारे आपके इस बैच में कवर होंगे। बैच में जो थ्योरी है, जो कंसेप्ट है, आप लोग वो रिकॉर्डिंग देखेंगे और जो एमसीक्यू है वो आपके लाइव चलेंगे। ठीक है। सबसे बड़ी बात यह है कि एसएससी सीजीएल का इतना सस्ता बैच आज तक कोई लाया नहीं है। ये काम लिसो ने किया आपके लिए, तो इसका भरपूर फायदा उठाएं। यानी कि आप लोग कम पैसे में इंस्पेक्टर बन सकते हैं। सीजीएल में आपको इंस्पेक्टर बनने का मौका मिलेगा। ठीक है। वैसे भी लिसो 21 रुपए में सब इंस्पेक्टर लगा चुका है, तो थोड़ा सा और पैसा बढ़ा के आपको इंस्पेक्टर बनने का मौका भी दे रहा है। चलिए, एसएससी में आए हुए कुछ क्वेश्चंस। वैसे तो मैं आपको बता दूं, ये सारा का सारा हम हिस्ट्री में, मैं आप लोगों को हिस्ट्री पढ़ाऊंगा। हिस्ट्री में हम चैप्टर वाइज करेंगे। वैसे तो सारा का सारा चैप्टर वाइज करेंगे, लेकिन आज की क्लास में मिसलेनियस क्वेश्चन होंगे, एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न तीनों के। वो क्वेश्चन जो एसएससी में पहले पूछे जा चुके हैं। ठीक है। तो चलिए, एसएससी में पूछे गए सवालों में आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने। नील दर्पण नाटक के द्वारा दीनबंधु ने किसकी दयनीय स्थिति को दर्शाया? नील दर्पण जो नाटक है वो दीनबंधु का लिखा हुआ है। दीनबंधु ने लिखा था नील दर्पण नाटक। सुनिए मेरी बात। इसके साथ एक नाटक और लिखा गया था, हिंदू पैट्रियट। हिंदू पैट्रियट ये लिखा था हरिश्चंद्र ने। और जो नील दर्पण है ये लिखा है दीनबंधु ने। इन दोनों नाटकों में 1859 में बंगाल के नील विद्रोह की जानकारी दे रखी है कि बंगाल में नील विद्रोह हुआ था और अंग्रेजों ने कैसे उस विद्रोह को कुचल दिया था। तो इस नील विद्रोह की जानकारी हमें इन दोनों नाटकों से मिलती है। ये दोनों नाटक हमें बता रहे हैं बंगाल के नील विद्रोह के बारे में। इसका मतलब नील की खेती करने वाले किसानों की दयनीय स्थिति इसमें दर्शाई गई है। ये था आपका पहला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को नोट करें। इसके बारे में ये जो एक्स्ट्रा बातें हैं ये भी जरूर लिखें। ध्यान रहे, नील दर्पण के साथ एक और नाटक लिखा गया था, क्या? हिंदू पैट्रियट। ठीक है जी, नोट करके इसको बताएं तुरंत। और कितने लोग लाइव जुड़ चुके हैं इस पे एक बार फटाफट अपना अटेंडेंस देते रहें। ये था आपका पहला क्वेश्चन। ठीक है जी, चलो आगे। देखिए, ये सारे के सारे क्वेश्चन वो करवाऊंगा आज पहले जो कि सीजीएल में काफी बार रिपीट हुए हैं। देखिए, आपका अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने कांग्रेस की केवल एक अधिवेशन में अध्यक्षता की थी। वह अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था? कांग्रेस पार्टी की स्थापना 1885 में हुई। इसका पहला सेशन 1885 में बॉम्बे में हुआ, जिसमें अध्यक्ष बने थे व्योमेश चंद्र बैनर्जी। व्योमेश चंद्र बैनर्जी। इसी कांग्रेस के
1924 में एक अधिवेशन हुआ था बेलगांव, और ये बेलगांव अधिवेशन कर्नाटक में, इसमें बने थे M.K. गांधी यानी मोहनदास करमचंद गांधी। तो गांधी जी 1924 में कांग्रेस के इस अधिवेशन में बने थे। कोई ओनली एक क्वेश्चन आया था सीईटी में। आप ये नहीं कह सकते कि उस बैच से एक क्वेश्चन, हिस्ट्री का ही एक क्वेश्चन पूछा गया था, वो उसमें करवा ही रखा था, है ना। हाँ, एक क्वेश्चन आया था हिस्ट्री का और वो करवा रखा था आपका, ठीक है। इसको लिखिए और मुझे बताइए। क्लियर? मोनू वर्मा, एक एक क्वेश्चन को नोट करते रहें साथ में और फिर हम आगे चलेंगे। चलिए जी, अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से किसने वर्नाक्यूलर प्रेस अधिनियम को रद्द किया था? तो पिछले का आंसर होगा बेलगांव। देखो, जो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट है, इसको लागू किया था 1878 में लॉर्ड लिटन ने। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट मतलब जो लोकल प्रेस है, उस लोकल प्रेस को लाइसेंस कंपलसरी कर दिया, लाइसेंस बनवाना पड़ेगा, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट कुछ नहीं लिखना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खिलाफ कुछ भी नहीं लिखेंगे आप। अब ऐसे में देखा जाए तो जो इंडियन प्रेस है उसकी बोलती बंद कर दी गई। इस पे तुरंत एक्शन लिया 1880 में आते ही लॉर्ड रिपन ने, यानी इसको रद्द किया है रिपन ने, लागू किया था लिटन ने। इसमें जो डफरिन दे रखा है, इसके समय में कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई थी, और डलहौजी दे रखा है, इसके समय में इंडिया में रेल शुरू हुई थी। कीजिएगा इसको नोट, एक एक जानकारी आप लोग जरूर लिख लेंगे, सारी की सारी, जिसके बारे में जो भी जानकारी बनती है मैं आपको साथ साथ में बता रहा हूं, ठीक है। इसको साथ में नोट करेंगे। मोनू वर्मा, आप क्वेश्चन को लिख रहे हैं या सिर्फ क्वेश्चन हिसाब से आप लोग सिर्फ देख पा रहे हैं इनको? सिर्फ देखने से काम नहीं चलेगा, ये चीजें आप एग्जाम तक क्लियर कर देंगे, दिमाग से निकाल देंगे, इसीलिए कोशिश करें कि साथ में लिखेंगे आप लोग। क्वेश्चन के साथ साथ लिख लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है, अलग से हमारा टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। बताएं जरा। हो गया मोनू? चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 4। इल्बर्ट बिल के मुखर विरोधी कौन थे? देखिए, इल्बर्ट बिल एक्चुअल में क्या था, ये 1883 में लॉर्ड रिपन लेकर के आया था। इस बिल के लाने से पहले इंडिया में जो न्याय था उसको लेकर के रेसिज्म था, नस्ल भेद था। भारतीयों के लिए भारतीय जज, अंग्रेजों के लिए अंग्रेजी जज। जबकि भारतीयों के लिए अंग्रेजी जज तो हो सकता था, लेकिन अंग्रेजों के लिए भारतीय जज काम नहीं करेगा। इल्बर्ट बिल ने ये रेसिज्म खत्म करने का काम किया। इल्बर्ट बिल ने आते ही कहा, अब चाहे भारतीय हो चाहे कोई भी हो, सबके लिए भारतीय और अंग्रेजी जज काम कर सकते हैं। ऐसे में प्रॉब्लम किनको होगी? जो बड़े बड़े अंग्रेजी मालिक हैं इंडिया में,
अंग्रेज लोगों को दिक्कत होगी, क्यों? क्योंकि उनको भारतीयों के साथ ज्यादा दिक्कत होती थी, पंगे लेने पड़ते थे। ऐसे में अगर केस भारतीय के पास चला गया तो दिक्कत हो जाएगी। तो इल्बर्ट बिल के आने से सबसे ज्यादा दिक्कत किनको हुई? अंग्रेजों को। इसीलिए अंग्रेजों ने श्वेत विद्रोह कर दिया था 1883 में लॉर्ड रिपन के खिलाफ, कि ये क्या लागू कर दिया, हमें ही दिक्कत दे रहा है। तो ऐसे में बंगाल बिहार के जमींदार नहीं आएगा आंसर, कलकत्ता के अधिवक्ता नहीं जी, वो तो इंडियन भी थे। बंगाल के चाय और नील बागानों के ब्रिटिश मालिक, बिल्कुल अंग्रेजी लोगों को ही दिक्कत थी सबसे ज्यादा, ब्रिटिश सेना के अधिकारी नहीं जी। इसका आंसर होगा सी। क्या है इल्बर्ट बिल, कब लागू हुआ? एक्चुअल में जो जस्टिस था उसमें इसने रेसिज्म को खत्म करने का काम किया है। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5। आप लोग रिप्लाई नहीं कर रहे यार। असहयोग आंदोलन निम्नलिखित में से किस घटना के कारण वापस ले लिया गया था? एक्चुअल में 1919 में जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उसको लेकर के तो देश में असहयोग शुरू हुआ। उस घटना के बाद ही तो असहयोग आंदोलन शुरू हुआ 1920 से 22 के बीच। लेकिन 22 में यूपी के अंदर चोरी चोरा नाम की एक जगह पे आंदोलनकर्ताओं ने पुलिस स्टेशन को आग लगा दी थी और वहां पे 23 लोग जिंदा जल गए थे। चोरा चोरी घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग वापस ले लिया था। 5 फरवरी 1922। ठीक है, चोरा चोरी घटना, बहुत बढ़िया। जो बातें हैं वो लिख लेंगे सचिन। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। पाकिस्तान की मांग मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा किस वर्ष की गई? 1940 में पाकिस्तान की मांग की गई। लेकिन जो पाक शब्द है वो रहमत अली ने सबसे पहले दिया था। रहमत अली एक पाकिस्तान का स्टूडेंट था, मतलब सीरिया का। उसने सबसे पहले पाक वर्ड के बारे में बताया था, रहमत अली। 1939। इसका आंसर आएगा 1940। ठीक है जी, बताएं। अगले क्वेश्चन पे चलिए जी। क्वेश्चन नंबर 7। ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए जमींदारों द्वारा भूमि से राजस्व प्राप्त क्या कहलाता था? सुनिए मेरी बात। ये जमीन है, और ये जमीन पे ऊपर किसान खेती कर रहे हैं जी। ये सारे के सारे किसान, किसानों के ऊपर होते थे जमींदार। पूरी जमीन के मालिक किसान अपना पैसा
जमींदारों को देते थे और जमींदार आगे जा करके ईस्ट इंडिया कंपनी को जमा करवाते थे। ईस्ट इंडिया कंपनी जमींदारों को कहेगा भाई टैक्स लाओ, किसानों से लाए टैक्स, ठीक है, राजस्व, ये हो गया रिवेन्यू, पैसा। ईस्ट इंडिया कंपनी तक देखो, ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए जमींदारों द्वारा भूमि से प्राप्त राजस्व, जमींदारों द्वारा प्राप्त राजस्व, जमींदार कहां से लाए? किसानों से, ये सिलसिला कहलाता है परमानेंट सेटलमेंट। क्या कहलाता है? परमानेंट सेटलमेंट, यानी स्थायी बंदोबस्त। स्थायी बंदोबस्त, ठीक है जी। तो ये आंसर होगा सी। 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस, बताएं जरा। क्लियर? नोट करें इसको। थैंक यू जी राजा राय। चलें आगे, देखिए जी अगला क्वेश्चन कर लिया क्या? सेम टू सेम, थोड़ा सा इस पे लिखते रहेंगे ना, चीजें हमेशा के लिए याद रहेंगी। चलिए भैया आगे, क्वेश्चन नंबर 8। ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंधित है? तो जो स्वदेशी आंदोलन है वो 1905 में ही स्टार्ट हो गया था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में, असहयोग आंदोलन 1920 में, होम रूल लीग 1916 में, ठीक है। इसमें तो हम कोऑपरेट नहीं करेंगे, स्वशासन चाहिए। भारत छोड़ दो, और यहां स्वदेशी आंदोलन में विदेशी वस्तुओं के लिए बाइकॉट मूवमेंट चलाया गया था। तो आंसर होगा ए। करें, इन सारी बातों को नोट करें। समझ में आ रही है ना चीजें? फटाफट एक बार ये बता दो, कौन कौन लोग फिलहाल इस क्लास को लाइव देख पा रहे हैं? कितने लोग हैं जो इसको लाइव देख पा रहे हैं? बताएं जरा। चलिए आगे, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। नोबेल शांति पुरस्कार के लिए महात्मा गांधी को नामांकन कितनी बार किया गया? देखो, जो नोबेल प्राइज है वो 1909 में स्टार्ट 1901 में स्टार्ट हुआ था। अल्फ्रेड नोबेल द्वारा, ये अल्फ्रेड नोबेल ने स्टार्ट किया था नोबेल प्राइज, ठीक है। और नोबेल प्राइज के लिए गांधी जी को 5 बार नॉमिनेट किया गया था, लेकिन एक बार भी मिला नहीं। गांधी जी को नॉमिनेटेड किया गया था 5 टाइम्स, लेकिन मिला नहीं एक बार भी।
कहाँ गए सब? मोनू, सचिन, राजा। चलिए जी आगे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। स्वदेशी का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया था? देखो, कांग्रेस पार्टी 1885 से लेके 1905 तक तो बस पूछो ही मत, कुछ नहीं किया, नथिंग। 1905 में पहली बार स्वदेशी का समर्थन किया। पहली बार कांग्रेस कह रही है कि हम स्वदेशी अपनाएंगे, और ये कदम उठाया गया था बनारस अधिवेशन में गोपाल कृष्ण गोखले की अध्यक्षता में। बिल्कुल। गोपाल कृष्ण गोखले। बनारस। अगर पूछा जाए स्वराज, तो स्वराज 1906 कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी। ठीक है, दोनों के बारे में पूछा जाएगा। अब फटाफट कमेंट करके बता दो जो जो क्लास में लाइव है, क्या सही चल रहा है सब? बहुत बढ़िया। तो भाई बाकी लोग रिप्लाई क्यों नहीं करे? निया सिंह जी। दस क्वेश्चन हो गए हैं हमारे, बताइए जरा। करो भाई कमेंट। चलिए आगे देखिए जी, क्वेश्चन नंबर 11। अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन 1919 किस स्थान पर आयोजित किया गया था? लखनऊ। ठीक है, अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन, और जो खिलाफत आंदोलन है वो भी 1919 में ही चला था। ठीक है, चलिए आगे। क्लियर? देखिए जी, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। 1857 के विद्रोह का सर्वाधिक प्रभाव किस राज्य में हुआ था? 1857 का विद्रोह, जिसे पहला राष्ट्रीय संग्राम कहा गया, पहला राष्ट्रीय संग्राम कहा था वी डी सावरकर ने।
ये सबसे ज्यादा इन 4 ऑप्शन के अकॉर्डिंग अवध में हुआ था। अवध से किया था हजरत महल ने। हजरत महल। जी एक बार। वेरी गुड आफ्टरनून। चलिए आगे देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। किस संधि के द्वारा अंग्रेजों ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार प्राप्त कर लिए? मेरी बात सुनिए। 1757 में बैटल ऑफ प्लासी के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी जो दिख रहा था कि व्यापार कर रही है, नींव डाल दी, नियत दिखा दी, राज करेंगे। 1757 के बाद 1764 में बैटल ऑफ बक्सर के अंदर, बक्सर की लड़ाई के अंदर 3 पावर को हराया, अवध, बंगाल और दिल्ली। इस लड़ाई के बाद अगले साल एक संधि की जिसमें मुगल बादशाह को ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहा, साहब बिहार, बंगाल और उड़ीसा हमें दे दो। बादशाह ने कहा ले लो भाई। ये संधि इलाहाबाद में हुई थी 1765 में। एक बार कमेंट करके ये बता दो कितने लोग लाइव। चले आगे देखिए जी, क्वेश्चन नंबर 14। चौथ एकत्रित करने का मुख्य कारण क्या था? चौथ जो है वो यानी 1/4 एक टैक्स का नाम है और ये टैक्स मराठा कलेक्ट करते थे। मराठाओं ने 2 टैक्स लगाए थे, एक तो चौथ, दूसरे का नाम है सरदेशमुखी। अब जो सरदेशमुखी टैक्स है उसको मराठा अपना हक समझते थे, भाई ये तो हम लेंगे ही लेंगे। चौथ पड़ोसी राज्य पे अटैक करके लिया जाता था। अब पड़ोसी राज्य पे अटैक करके अगर वो टैक्स वसूल रहे हैं, एक बात बताओ, अगर मुसलमान शासकों के विरोध का कारण, बिल्कुल नहीं, राजनीतिक प्रभाव नहीं जी, क्षेत्र का विस्तार करना होता तो पड़ोसी राज्य पे अटैक करके उस पर कब्जा ही कर लेते, है ना। इसका मतलब वहां से पैसा लेने का सिर्फ एक ही काम है, आय स्रोत में वृद्धि करना, इनकम सोर्सेज में बढ़ोतरी करना। ठीक है, आंसर होगा ए। लेकिन यहां से ये बात क्लियर हो गई कि चौथ जो है वो मराठाओं द्वारा लिया गया एक टैक्स होता था, यानी कि 1/4 अपने राज्य की टोटल इनकम का हमें 1/4 दीजिए। और ऐसे ही एक मराठा हुए हैं बाजीराव पेशवा। आपने मूवी देखी होगी बाजीराव मस्तानी, वही बाजीराव मुगल बादशाह शाह आलम के यहाँ पहुंच गए 1737 में और 2 साल तक चौथ वसूला था वहां से, टोटल इनकम का 1/4। ठीक है जी। चलो यही बता दो भाई, तुम कहाँ कहाँ से जुड़े हुए हो, बताना जरा एक बार। लिखने में बिजी हैं, ईयरफोन लगा के साइड में रख रखा है फोन, है ना। चलो ये बताओ कहाँ कहाँ से जुड़े हुए हो आप लोग। बताएं। चलिए तब तक मैं अगला क्वेश्चन देख लेता हूँ। नहीं बताएंगे आप लोग। 15, फिरोज शाह तुगलक के समय में कौन सा कर युद्ध के लूट के माल पर लगता था? देखो फिरोज शाह तुगलक ने 5 टैक्स लगाए थे, एक और लिख देता हूं मैं यहाँ पर, हक ए सर्ब, ज़कात, खैरात, जजिया, खुम्स और हक ए सर्ब। हक ए सर्ब सिंचाई पर लगने वाला टैक्स, ज़कात मुसलमानों पे लगने वाला, जजिया नॉन मुस्लिम, खैराज जमीन पर, खुम्स लूट के सामान पर। आंसर होगा ए, लूट के सामान पे लगने वाला टैक्स।
ठीक है जी। पांच टैक्स लगाए हैं, चार इसमें ऑप्शन में दे रखे हैं, ज़कात, खैरात, जजिया, खुम्स और हक ए सर। ज़कात ज़मीन पे लगने वाला, सॉरी मुसलमानों पे लगने वाला, खैराज ज़मीन पे लगने वाला, जजिया गैर मुसलमानों पे लगने वाला, खुम्स लूट के सामान पे, हक ए सर सिंचाई पर लगने वाला टैक्स। बताओ भाई, मुझे नहीं लगता कि आप लोग लाइव हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। रेहला नामक रचना किसने की? रेहला जो है वो इब्न बतूता ने लिखी है। इब्न बतूता अफ्रीका से आया था, अफ्रीका से आया था 1333। अमीर खुसरो तोता ए हिंद कहते हैं। ठीक है, मेन ये दो ही हैं, इब्न बतूता और अमीर खुसरो। लिखें इसको। क्या? चलिए आगे। पेशवा बाजीराव किसके पुत्र थे? देखो, पेशवा जो पद है वो मराठाओं की कैबिनेट में होता था, प्रधानमंत्री के बराबर। प्रधानमंत्री को ही पेशवा बोलते थे। सबसे पहला पेशवा बना था बालाजी विश्वनाथ। बालाजी विश्वनाथ के बाद बना बाजीराव। बाजीराव के बाद बना बालाजी बाजीराव। यानी कि बाजीराव किसके पुत्र हैं? बालाजी विश्वनाथ के। ठीक है जी। वेरी गुड आफ्टरनून निकिता। लोगों के कमेंट लेट आ रहे हैं या फिर नोटिफिकेशन नहीं आया आपके पास? एक दो तीन ही लिख लेना इनके ऊपर जिस तरीके से लिखा है मैंने। ठीक है, चलिए भाई अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18। चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गोरी ने किसे हराया था? चंदावर का युद्ध 1194 में हुआ था और इस युद्ध में मोहम्मद गोरी ने हराया था जयचंद को। मूलराज के साथ 1178 में मोहम्मद गोरी हारा था। मूलचंद इसमें था नहीं। पृथ्वीराज के साथ 1191 और 1192 तराइन की दो लड़ाइयां हुई थी। तराइन फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, पृथ्वीराज के साथ। ठीक है जी, चले आगे। 19। ममुलक वंश से कौन सा राजा था?
देखो, जो अलाउद्दीन खिलजी है वो खिलजी वंश का था। मोहम्मद गोरी है वो गोर कबीले का था। महमूद गजनवी है वो यामीनी वंश का था। और बलबन जो है वो स्लेव यानी गुलाम वंश का था। और गुलाम वंश को ही फारसी भाषा में मामुलक वंश कहते हैं। आंसर होगा टी, मामुलक वंश। बताएं जरा। ठीक है जी, यहां तक कोई दिक्कत हो किसी को यहां तक? चलिए अब आगे चलते हैं। एक एक वंश गोर कबीला हैगा, ठीक है, मोहम्मद गोरी का। ये देखिए जी, 20वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने बाबर को इब्राहिम लोदी के खिलाफ भारत पर आक्रमण करने को आमंत्रित किया था? दौलत खां लोदी ने, जो कि इब्राहिम लोदी का चचेरा भाई था। ये बंदा उस समय था ही नहीं, सिकंदर लोदी में नहीं था, लेकिन इसने आगरा बसाया था, याद रहे। ठीक आंसर होगा दौलत खां लोदी। अकेला दौलत खां लोदी नहीं था, इसके साथ राणा सांगा भी था। बताओ भाई। चलिए आगे, अगला क्वेश्चन देखिए। रुकनुद्दीन फिरोज का उत्तराधिकारी कौन था? रुकनुद्दीन फिरोज के बाद गद्दी पे बैठी थी उसकी बहन रजिया। ये चौथा शासक बना था गुलाम वंश का, ये पांचवी बनी थी। ठीक है, बहराम शाह नौवा बना था और ये छठा बना था। इल्तुतमिश तीसरा बना था। हो गया मैटर सोल्व। रुकनुद्दीन फिरोज का उत्तराधिकारी कौन हुआ? चार के बाद तो पांच ही आएगा। रजिया सुल्तान। आगे देखिए जी। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए। शेरशाह सूरी किसके लिए नहीं जाना जाता? शेरशाह सूरी ने प्रशासनिक कार्य तो करवाए थे जी, रुपया भी शुरू किया था चांदी का, जीटी रोड बिल्कुल बनवाया था, लेकिन नहरों का निर्माण करवाया था भारत में फिरोज शाह तुगलक ने। नहरों का निर्माण करवाया था फिरोज शाह तुगलक ने। तो आंसर होगा डी। ठीक है निकिता।
क्लियर है यहां तक? चलिए आगे, अगला क्वेश्चन देखिए जी। मुगल शासक मोहम्मद शाह को किस नाम से जाना जाता है? रंगीला। मोहम्मद शाह को रंगीला। शाह बेखबर के नाम से जानते हैं? बहादुर शाह प्रथम। ठीक है जी, मोहम्मद शाह रंगीला, जिसके टाइम पे नादिर शाह आया था 1739 में, मयूर सिंहासन वह कोहिनूर ले गया था, वही मयूर सिंहासन जो इनके पूर्वजों में शाहजहां ने बनवाया था। चलिए जी आगे, अगला क्वेश्चन। प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? देखिए जी, वैशाली में हुई थी दूसरी, राजगृह में हुई थी पहली, कुशीनगर में हुई नहीं थी। जो राजगृह में हुई है वो 483 ईस्वी पूर्व में हुई, बीसी में। वैशाली में हुई 100 साल बाद 383 बीसी में। आंसर होगा बी, राजगृह। कुशीनगर जो है ना, यहाँ पे महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी। कुशीनगर में महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी। ठीक है, क्लियर। चलिए आगे, 26। अष्टाध्यायी, महाभाष्य और निरुक्त, ये तीनों व्याकरण से संबंधित है, संस्कृत व्याकरण से। अष्टाध्यायी, महाभाष्य और निरुक्त, ठीक है, तीनों ही व्याकरण से संबंधित है, ग्रामर से संबंधित है। बताएं यहां तक। चलिए जी आगे देखिए, अगला क्वेश्चन। अर्थशास्त्र किस युग में लिखा गया था? अर्थशास्त्र लिखा था कौटिल्य ने। कौटिल्य को ही चाणक्य कहा जाता है। मौर्य काल में लिखा गया था। ठीक है, मौर्य काल में लिखा गया था। बताइए यहां तक। चलिए आगे, अगला क्वेश्चन। देवी चंद्रगुप्तम, जो विशाखा दत्त द्वारा लिखा गया एक नाटक है, इसकी रचना, ये किसकी रचना है? ये नाटक जो है वो रामगुप्त
वह इसके छोटे भाई चंद्रगुप्त सेकंड व रामगुप्त की पत्नी ध्रुव देवी के ऊपर लिखा गया है। अब ये दोनों तो कैरेक्टर इसमें है ही ऑप्शन में, तो रामगुप्त। ठीक है जी। गुरमल, गुरमेल। क्लियर। देखिए आगे अगला क्वेश्चन। कनिष्क के दरबार का दरबारी चिकित्सक कौन था? चरक, जिसने लिखी थी चरक संहिता। चरक था, चरक संहिता लिखी थी इसने। कनिष्क के दरबार में दरबारी चिकित्सक। जी बिल्कुल, ये कालिदास है, कालिदास। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। गुप्त समाज या फिर गुप्त काल या फिर गुप्त वंश की स्थापना किसने की? श्रीगुप्त ने की थी, लेकिन वो ऑप्शन में नहीं है, तो चंद्रगुप्त प्रथम 320 एडी में। ये वर्धन वंश का था, ये गुप्त काल में ही था। ब्रह्मगुप्त एक मैथमेटिशियन जिसने लिखी थी ब्रह्म सिद्धांत। ब्रह्म सिद्धांत। ठीक है। बताओ भाई। देखिए अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से मुगल शासकों में से किसे प्रिंस ऑफ बिल्डर्स के नाम से जाना जाता है? शाहजहां, जिसने बिल्डिंग ज्यादा बनवाई है। अकबर की अगर हम बात करें तो अकबर ने भारत पे 1556 से लेके 1605 तक राज किया। बाबर ने 1530 से लेके 26 से लेके 1530 तक राज किया। शाहजहां ने 1627 से लेके 1658 तक। जहांगीर ने 1605 से लेके 1627 तक। आंसर शाहजहां, प्रिंस ऑफ बिल्डर्स, यानी बिल्डिंग ज्यादा बनवाई हो। शाहजहां के समय को वास्तुकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। शाहजहां के समय को वास्तुकला का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। जी नवदीप, नमस्ते भाई। बता दो, है तो कोई। जी संदीप कुमार, आप लोग लेट पहुंचे हैं क्या क्लास में? काफी लेट आए हैं आप। चलिए आगे अगला क्वेश्चन देखिए। सिख समुदाय के अंतिम गुरु कौन थे? देखो जो गुरु दे रखे हैं इसमें, गुरु अर्जन देव थे 5वें गुरु। गुरु तेग बहादुर थे 9वें गुरु। गुरु गोविंद सिंह थे 10वें। तो अंतिम गुरु कौन हुए? गुरु गोविंद सिंह। अर्जन देव ने स्वर्ण मंदिर बनवाया था। गुरु तेग बहादुर की
1675 में हत्या करवाई थी औरंगजेब ने। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी 1699 में। पेपर में आने वाली सारी चीजें। हाँ मुझे पता है नवदीप, 2 बैच में थे आप, पहचान है मुझे। बताइए भाई यहाँ तक। कुछ क्वेश्चन बचे हैं हमारे बस 4-5, फिर हम चैप्टर वाइज शुरू करेंगे। आज मिसलेनियस क्वेश्चन है सारे के सारे। देखिए आगे, ताजमहल का डिजाइन तैयार करने वाला ईसा खान, उस्ताद ईसा खान। एक पूछा जाता है ताजमहल का मुख्य वास्तुकार, इसने तो डिजाइन बनाया है, वास्तुविद मुख्य वास्तुकार था उस्ताद अहमद लाहौरी। अहमद लाहौरी ताजमहल का मुख्य वास्तुकार। लेकिन पूछा गया है वास्तुविद यानी डिजाइन तैयार करने वाला, तो ईसा खान। चलिए आगे। बौद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार क्या होगा? देखो वैसे बौद्ध धर्म हिंदू धर्म की बात करें तो कल की, लेकिन बौद्धों के अनुसार मैत्रेय सही आंसर होगा, मैत्रेय। क्योंकि हिंदू तो मानते विष्णु के अवतार थे महात्मा बुद्ध, तो 10वां अवतार होगा कल की। लेकिन वैसे क्या आएगा? मैत्रेय, क्योंकि बौद्धों के अनुसार पूछ रखा है। उसके बाद देखिए जी अगला क्वेश्चन। कुतुब मीनार के पास लौह स्तंभ किस राजा ने बनवाया था? चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया था 4वीं शताब्दी में, 4th सेंचुरी में। ठीक है, चलिए आगे अगला क्वेश्चन देखिए जी। चलो आगे। 36वां, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी? आर्य समाज की, 1875। 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी इन्होंने। आगे देखिए 36 के बाद 37वां क्वेश्चन। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? 23 जून 1757, बैटल ऑफ प्लासी। एक तरफ सिराजुद्दौला नवाब ऑफ बंगाल, दूसरी तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी से रॉबर्ट क्लाइव। सिराजुद्दौला का सेनापति होता था मीर जाफर, अंग्रेजों का साथ दे दिया, कंपनी जीत गई। ठीक है, हाँ ये डेट जो मेन है वो बताई थी मैंने, जैसे 23 जून यानी गर्मियों में हुआ था 23 जून को।
ठीक है। 23 जून 1757। याद क्या करना, हो ही जाएगा याद। जून का महीना, 23 तारीख। बताओ जरा। चलिए आगे, आखिरी क्वेश्चन आज का। बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था? बक्सर का युद्ध लड़ा गया था जी 1764 में, और 64 ऑप्शन में ही नहीं है। ठीक है, तो 1764 ही आएगा, न कि कुछ और। 64 ऑप्शन में है नहीं वैसे। ठीक है जी। तो भाई आज की क्लास में हम लोगों ने 38 वो क्वेश्चन किए हैं जो कि सीजीएल में आए हुए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। मैं अक्सर शुरुआत में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाता हूं, और उसके बाद फिर हमारी शुरुआत होगी चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज। उसके बाद हम टॉपिक वाइज करेंगे। तो भाई आज के लिए इतना ही काफ़ी है। उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्लास अच्छी लगी होगी। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए हैं। अब हम मिलते हैं अगली क्लास में कल। चलिए जी, बाय बाय। थैंक यू नवदीप, थैंक यू भाई।